हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम जॉन मिल्टन की बात करेंगे। जॉन मिल्टन के कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनकी आपके पेपर्स में, आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी, वो ये है कि इंग्लिश क्लासेस जो है वो आज से फॉर्चुनेटो क्लासेस के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको नाम भी पसंद आया होगा, थोड़ा सा नयापन भी लग रहा होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो कब से शुरू हुआ है? ये क्वेश्चन हमने वर्ड्सवर्थ के सेशन में भी डिस्कस किया था। इसके कुछ फैक्ट उसमें भी आए थे, तो आज इसको हम और अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले तो उसका आंसर देख लीजिए, 1660 होगा। क्या होगा? 1660। रेस्टोरेशन क्यों कहलाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 1642 में। यहां पर शुरू होता है इंग्लैंड में सिविल वॉर। सिविल वॉर, ठीक है। इस सिविल वॉर के नतीजे में क्या होता है? 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया जाता है। बीहेडेड, ठीक है। और जो भी आने वाले राजकुमार या राजा थे वो भाग जाते हैं फ्रांस की तरफ। तो ये जो 11 साल का पीरियड है 1649 से 1660 तक का, ये कॉमनवेल्थ रिजीम के टाइम का है। यानी इस दौरान क्रॉमवेल जो है और उसका बेटा क्रॉमवेल 1658 तक रहता है, और फिर 1658 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी संभालता है। लेकिन 1660 में फिर लोगों को ये समझ आती है बात कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि उनको उतारते हैं। क्रॉमवेल के लोगों को, क्रॉमवेल के बेटे को गद्दी से उतार देते हैं, ठीक है। और फिर ये 1660 में चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बिठाते हैं। तो ये रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की है, ओरिजिनल अगर इसको कहा जाए कि इंग्लैंड में रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की का पीरियड बताइए। वैसे तो यहाँ पे ईयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खैर शुरुआत पूछी है, तो ये ठीक है कि इन्होंने पीरियड लिख दिया है। लेकिन ये असल में रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की था जो 1660 में चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बिठा करके शुरू हुआ, ठीक है। चलिए, इस दौरान जॉन मिल्टन का बहुत जो है योगदान रहा है। जॉन मिल्टन ने राजाओं की मुखालफत की, और जो कॉमन लोग थे जो लड़ रहे थे क्रॉमवेल की तरफ से, उनका उसने साथ दिया। बहुत सारे पंफलेट लिखे। जब 1649 में बीहेड किया गया चार्ल्स फर्स्ट को, तो लोग बड़े उग्र हो गए, लेकिन पंफलेट लिख करके जॉन मिल्टन ने उन्हें थोड़ा सा शांत किया, ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या है कि जॉन मिल्टन को इन सभी चीजों के लिए क्रॉमवेल ने अपना सेक्रेटरी भी बनाया, फॉरेन सेक्रेटरी। लेकिन 1660 में जब मोनार्की रिस्टोर हुई तो जॉन मिल्टन से लगभग सब कुछ छीन लिया गया और फिर से वो गरीबी की जिंदगी में गिर गया जाकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन किस उम्र में ब्लाइंड हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है 1652, और इनकी एज थी 44 साल, ठीक है। और इस ब्लाइंडनेस पर इन्होंने विलाप करते हुए एक सोनेट लिखी जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। खैर ये नाम बाद में दिया गया, लेकिन कलम किसका है? जॉन मिल्टन का। सोनेट क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802। किसने अपनी सोनेट लंदन 1802 को शुरू किया है? विथ, कैसे? मिल्टन। दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। तो मिल्टन, तुम्हें अभी इंग्लैंड में होना चाहिए था। तो ये जो सोनेट है ये किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। और ये मिल्टन को इसलिए वापस बुला रहे हैं ताकि मिल्टन आ करके इंग्लैंड के हालात को फिर से सही करे, जिसे इसने अपने टाइम पे किया था, जो हमने अभी डिस्कस किया है। कब? 1642 से लेकर के 60 तक का जो पीरियड कहलाता है, ठीक है। 1642 से 49 आपका सिविल वॉर हो गया, और उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ रिजीम का पीरियड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। देखिए,
पैराडाइज लॉस्ट जब पहली बार पब्लिश हुई 1667 में, तो इसमें टोटल 10 बुक्स थी। कितनी थी भाई? 10 बुक्स। फिर 1674 में जब दोबारा पब्लिश हुई है तो फिर इसमें आ गई 12 बुक्स। तो जब ये सवाल पूछा जाएगा कि कितनी किताबें हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि इसमें 12 किताबें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with insolence and wine? करें कि किसे मिल्टन अक्यूज करते हैं अपनी पैराडाइज लॉस्ट में एज द सन्स ऑफ बिलाइल कह करके। फ्लाउन विथ इंसोलेंस एंड वाइन, जो शराब में और ऐश में डूबे हुए हैं। तो ये जो है ये कोर्ट राइटर्स हैं। कब के कोर्ट राइटर्स? सिविल वॉर यानी जो 1642 से पीरियड शुरू होता है 1660 तक जो पीरियड चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट्स डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीनिया जो वर्क है इनका जॉन मिल्टन का, कास्ट्स डाउट ये शक पैदा करता है ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स। तो एज ऑफ मिल्टन में हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट, 3 प्रकार के पोएट थे। कौन कौन थे? क्या रिलीजियस, हेरोइक, प्यूरिटन, या मेटाफिजिकल, कैविलियर और प्यूरिटन। तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, प्यूरिटन जॉन मिल्टन होगा। कैवेलियर वो पोएट थे जो राजा के साथी थे, और मेटाफिजिकल वो जो बियॉन्ड द वर्ल्ड थे, मतलब वो दुनिया की रोमांटिक जिसे पोएम्स लिखी जाए या लोगों की फीलिंग को उत्पन्न करने के लिए लिखा जाए ना, वो सब ये नहीं मानते थे। वो सिर्फ दुनिया से ऊपर की बात करते थे, लॉजिक की बात करते थे, कठिन कठिन वर्ड्स को यूज किया करते थे। ये हमारे मेटाफिजिकल कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है? तो ये जो है हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है जिन्होंने मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु सेज किसने कहा अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड के बारे में, अ नोबल एंड पेजेंट नेशन, एक नोबल एंड पेजेंट नेशन, राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप। करें कि एक ऐसा देश है, ऐसे विद्वानों का देश है जो लगता है कि जैसे अपने आप को नींद के बाद जगा रहा है, एक मजबूत और शक्तिशाली इंसान की तरह। एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स, और अपने इनविजिबल लॉक्स जिसपे बेड़ियां पड़ी हैं उनको जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात जो है ये कही है किसने? क्या शेक्सपियर ने कही है, जॉन मिल्टन ने कही है, या बेन जॉनसन ने, या ड्राइडन ने? तो ये बात जो है वो जॉन मिल्टन ने कही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु सेड किसने कहा सोनेट इज मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। मिल्टन के हाथ में सोनेट आई तो वो एक ट्रम्पेट बन गई। ये बात किसने कही है? ये बात कही है वर्ड्सवर्थ है। याद रखिए इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। जब विलियम ब्लैक ने मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा तो उन्हें ये लगा कि जब मिल्टन डेविल के बारे में लिख रहे हैं तो लगता है कि इनके हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, शब्दों का भंडार है। लेकिन वही जब गॉड के वरन के बारे में लिखते हैं या गॉड का वरन करते हैं तो फिर लगता है इसे उनके हाथों किसी ने बांध दिया, उनके शब्द खत्म हो गए। इसलिए विलियम ब्लैक ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मिल्टन जो है वो डेविल्स की पार्टी में है लेकिन उनको पता नहीं, विदाउट नोइंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट। किसने मिल्टन की प्रेज या प्रशंसा करी अपनी सोनेट लंदन 1802 में these words इन शब्दों में, द सोल वॉज लाइक अ स्टार। तुम्हारी जो आत्मा है ना वो एक तारे की तरह है, ड्वेल्ट अपार्ट हमसे दूर रहती है, डू हेड्स अ वॉइस
हु साउंड वाज लाइक द सी, और जो तुम्हारी आवाज थी ना वो ऐसी थी जैसे समंदर की गर्जन होती है। तो ये नन अदर देन लंदन 1802 लिखने वाले कौन है? वर्ड्सवर्थ है। और इसका एक और जो टाइटल हमें मिलता है वो क्या मिलता है? टू मिल्टन। ठीक है, टू मिल्टन भी आपको मिल सकता है। और जो इस क्वेश्चन में दिया है लंदन 1802, ये भी टाइटल आपको मिल सकता है। तो ये दोनों टाइटल सही है, एक ही सोनेट के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोजाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स? वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस पोएम में यूलोजाइज्ड मिल्टन, मिल्टन को यूलोजाइज किया है, प्रशंसित किया है? मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। देखिए ये क्वेश्चन तो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो शब्द है कोटेशन और बड़ी है, तो उसको और अच्छे से आप समझ में आएगी आपके। कहते हैं वर्ड्सवर्थ की मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें अभी भी होना चाहिए था। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। शी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, बड़ी गजब बात कही है वर्ड्सवर्थ ने कि मिल्टन को इन्होंने बस ये कह दिया है कि कोई अगर है दुनिया में जो इंग्लैंड को संभाल सकता है तो वो सिर्फ मिल्टन है। और इसका जो हमारा आंसर है वो लंदन 1802 है। ठीक है, लंदन 1802। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट सो नेटिविटी वॉज बिगन ऑन, कब शुरू हुई थी? ये जो क्राइस्ट नेटिविटी ओड है ये किस सन में शुरू हुई थी? तो ये आपकी क्रिसमस डे 1629, क्रिसमस डे 1630, क्रिसमस डे कॉमन है 29, 30, 31, 32 में सिलेक्ट करना है, तो 1629 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर? मिल्टन किसे अपना मास्टर मानते हैं? तो एडमंड स्पेंसर को मानते हैं। और क्रिटिक इन्हें यानी मिल्टन को क्या कहते हैं? पोएटिकल सन। पोएटिकल है, पॉलिटिकल आ गया था पिछली बार शायद 2021 में, तो सही नहीं है वो। पोएटिकल सन कहते हैं ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के पोएटिकल सन कौन है? जॉन मिल्टन है। और मिल्टन अपना गुरु या मास्टर मानते थे एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, किसने कहा मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? आ गया वही कि किसने कहा है कि जो मिल्टन है वो स्पेंसर के पोएटिकल सन है। तो ये बात कही है जॉन ड्राइडन ने। किसने कही है? जॉन ड्राइडन ने ये बात कही है कि मिल्टन जो है वो पोएटिकल सन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो लाइन आ रही हैं आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? चलिए देखते हैं। हाउ सून हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। देखिए हाउ सून हैड टाइम, कितनी जल्दी समय ने, द सटल थीप ऑफ, चोर जो कि बड़ा तेज तर्रार यूथ को चुराने वाला है, इसने अपने पंखों में या वो चुरा लिए हैं माई 3 and 20th ईयर, मेरे 23 सालों को। तो ये 23 दिया है, इसी को ध्यान रखिए। तो ये जो है ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर, किस सोनेट में मिल्टन की लाइन अकर हुई है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी या वो भी सेवा करने के लिए तत्पर हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खामोशी से खड़े हुए। ये लाइंस जो हैं जॉन मिल्टन की सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उस पर इन्होंने उसमें ये बात कही है। जब ये शिकायत करते हैं जॉन मिल्टन की, क्या ईश्वर सिर्फ उन लोगों के काम को पसंद करते हैं जिन्हें दिखाई देता है और उनके काम को पसंद नहीं करते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है? तो फिर उनकी कॉन्शियंस जो है वो उनको जवाब देती है। जो कॉन्शियंस जो जवाब देती है उसी में से एक ये लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? फेम इज द स्पर that the clear spirit does raise to scorn delights and live laborious days.
कह कि ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से ली गई हैं। ये जो लाइंस हैं ये हमारी हैं लाइसिडस की। लाइसिडस लिखी कब गई? 1637 में। पब्लिश कब हुई? 1638 में। ठीक है। और ये क्यों लिखी गई थी? ये एडवर्ड किंग की मृत्यु पर जॉन मिल्टन ने लिखी थी। और ये एडवर्ड किंग जो है वो मिल्टन के बड़े अच्छे दोस्तों में से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In his sonnet "Methought I saw my late spouse the saint", Milton celebrates his फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ या हिज गर्लफ्रेंड। तो ये जो सेकंड वाइफ थी इनकी, इनको जो है मिल्टन याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच पोएम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री। मिल्टन ने अपनी किस पोएम में पोइट्री के ऊपर व्यूज दिए हैं? तो ये कौन सी पोएम है? ये है हमारी लाइसिडस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ एलेग्रो। एलेग्रो की मीनिंग क्या है? क्या ये इल और पेंसिव मैन है, हैप्पी या चीयरफुल है, या मैन ऑफ जॉली नेचर, मैन ऑफ रिजर्व्ड नेचर? तो ये जो हैप्पी एंड चीयरफुल है ये एलेग्रो का मतलब है। और ये जो पेंसिव मैन है ये इल पेंसिरोसो का मतलब। पेंसिरोसो एन रह गया, पेंसिरोसो है। चलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द मीनिंग ऑफ इल पेंसिरोसो आ गया। चलिए द मीनिंग ऑफ इल पेंसिरोसो इज, ये है हमारा इल या पेंसिव मैन, कोई एक गंभीर या बीमार व्यक्ति, उसको इल पेंसिरोसो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटल्स ऑफ एलेग्रो एंड इल पेंसिरोसो आर टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिए गए हैं टाइटल एलेग्रो और एल पेंसिरोसो? तो ये जो टाइटल है ये हमारे म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? म्यूजिकोलॉजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए। हु सेड, किसने कहा अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, इस आदमी ने हम सभी को कट कर दिया है, द एंशिएंट टू, और प्राचीन राइटर्स को या पोएट्स को भी। तो ये जो हिस्टोरिकल लाइंस है ये कहने वाले जॉन ड्राइडन है। कौन है? जॉन ड्राइडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट, जॉयस इन नेचर? हॉटन पोएम्स। कौन सी पोएम्स है? हॉटन पोएम्स। और ये जो हॉटन पोएम्स है ये लिखी गई है हॉटन पीरियड में। ये है आपका 1632 से लेकर के 1638 का जो पीरियड है ये मिल्टन के लाइफ का हॉटन पीरियड कहलाता है। हॉटन पीरियड। ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। तो जो हॉटन पोएम्स है ना ये एलिजाबेथन स्पिरिट और जॉय से भरी हुई थी। फिर उसके बाद तो 38 में जब घूमने निकल जाते हैं तो वहां पहुंच के इनको पता चलता है कि सिविल वॉर छिड़ गया। फिर जब लौटते हैं तो 40 से बल्कि कहिए 42 से 60 तक, और बल्कि 71 तक फिर जो ये लिखते हैं उसमें आपको सारो मिलेगा और सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सी बातें मिलेंगी, एजुकेशन के रिफॉर्म की बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो फिर ये जो जॉयस स्पिरिट थी ना ये उनमें नहीं दिखाई देती है, बल्कि एक अलग ही जॉन मिल्टन दिखाई देते हैं जो जिनके लिए उन्हें आज याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। व्हिच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इनमें से किसने पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब किया है द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन कह करके? क्या कि ये एक प्यूरिटन का ड्रीम है, फॉलन एस्लीप और इस बाइबल, जो कि अपनी बाइबल में सो गया था। तो ये जो 27 है इसका आंसर हमारा ये ए वाला होगा। लेमर्टीन ने ये बात कही है कि जो ये पैराडाइज लॉस्ट है द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन, ये एक प्यूरिटन का ड्रीम है, फॉलन एस्लीप जो सो गया ओवर इस बाइबल, अपनी बाइबल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरियोपेजिटिका इज ऑल अबाउट, एरियोपेजिटिका किस बारे में है? इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। कब आई थी ये? 1644 में। सन इसलिए बताते चलते हैं ताकि जो है जब ये क्रम लगाने को आ जाए ना
क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं, क्रोनोलॉजी बताइए इनकी, तो उसमें ही बहुत काम आते हैं। ठीक है, एक और इनका वर्क है ऑफ एजुकेशन, ये भी इसी टाइम में आया था। इसको ज्यादा पूछते हैं दाएं बाएं दे करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एज मिल्टन रोट हिज ऑन ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, मिल्टन ने किस उम्र में ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी लिखी? तो ये जो इनकी एज थी ये थी 21 ईयर्स, 21 साल की उम्र में इन्होंने ओड लिखी थी जिसका नाम था द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सीधी सी थीम है, बस याद रखना है आपको इसको। नेक्स्ट है द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज। पैराडाइज रिगेन्ड की थीम क्या है? पैराडाइज रिगेन्ड की थीम बतानी है हमें, तो ये क्राइस्ट पे लिखी गई है, तो सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ये बात जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कही है मिल्टन के लिए कि मिल्टन जो है वो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड है और द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज है। किसने कहा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की स्टाइल को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। ये सवाल एक और तरह से पूछा जाता है कि मिल्टन किस स्टाइल के लिए फेमस है, तो हमारा जवाब क्या होगा? ग्रैंड स्टाइल के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर्ड टू। सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट में कंपेयर किया गया है। क्या इसका क्रम गड़बड़ हो गया? ये कितना है क्वेश्चन नंबर? 13, 32, ये 33 होना चाहिए, ये 34 होना चाहिए, 35 होना चाहिए। चलिए क्रम बिगड़ गया है, तो इसको हम कर लेंगे 33। ठीक है, इसको कर लेंगे 34। तभी अचानक 14 नंबर देख के बड़ा, तो जो 34 है हमारा, ये कहता है कि सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर्ड टू, किससे इसकी तुलना की गई है शैतान की? तो हमारा आंसर मून, सन, पोलर स्टार या फिर लेविएथन। तो किससे तुलना की गई है? लेविएथन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में आइए, अब ओरिजिनल पे आ गए। मिल्टन रोट हिज पेस्टोरल एलेजी लाइसिडस ऑन द डेथ ऑफ। किसकी डेथ पर मिल्टन ने अपनी पेस्टोरल एलेजी लिखी थी? तो अभी अपन ने डिस्कस किया है, एडवर्ड किंग पर। ये जो एलेजी है 1637 में लिखी गई और 1638 में पब्लिश हुई। ठीक है, राइटर कौन है? जॉन मिल्टन। 36। हु सेड लाइसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। पोएटिक टेस्ट जो लाइसिडस है ना, वो पोएटिक टेस्ट के लिए टच स्टोन है। यानी अगर किसी वर्क को आपको जानना है, जब परखना है, तो आपको पहले लाइसिडस को पढ़ना होगा और उसमें जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान में रख करके फिर उसको जो है आपको फैसला करना होगा। तो ये बात कही है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि लाइसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न के बाद किसका नंबर आता था? बेल्जेबब का। बेल्जेबब का नंबर आता था किसके बाद? सैटर्न के बाद। नेक्स्ट हु सेड, किसने कहा? मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन। मिल्टन एक पैशनेट जुनूनी आदमी था। लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, और वो रहता भी ऐसे समय में था जो जुनूनी लोगों से भरा था, जुनूनी समय का व्यक्ति, जुनूनी युग का व्यक्ति था। तो ये किसने कहा है? ये कहने वाले हैं हमारे जॉन बेली। जॉन बेली ने कहा है कि मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स। जॉन बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन की क्वालिटीज रखने वाला कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन है वो? सैटर्न है। ठीक है भाई, कौन है? सैटर्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ द, कॉमर्स को प्रेजेंट किया गया था इन द ऑनर ऑफ द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, ब्रिज वाटर ऑफ, ब्रिज वाटर के अर्ल के सम्मान में प्रस्तुत किया गया था किसको, कॉमर्स, जो कि ये क्या है, मास्क है। ये सवाल पूछा जाता है। 4 आपके सामने वर्क दे दिए जाएंगे मिल्टन के और उसमें पूछा जाएगा इनमें से मास्क कौन है, तो वो कौन है, कॉमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सैमसन एगनेस्टिस इज सैमसन एगनेस्टिस क्या है, क्लोसेट ड्रामा है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, हीरोइक ड्रामा है, तो ये हमारा क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, सैमसन एगनेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवा एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन, मनोवा और डेलिया जो है वो कैरेक्टर हैं किसमें, सैमसन एगनेस्टिस में। ठीक है, मनोवा एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन सैमसन एगनेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगनेस्टिस इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, सैमसन एगनेस्टिस जो है वो एक ट्रेजेडी है जो बेस करती है, जिसका जो बेस है वो क्या है, सोफोक्ल्स मॉडल, सोफोक्ल्स मॉडल पर ये बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है भाई, काफी लाइन है, पढ़ते हैं। नथिंग इज हियर ऑफ टीयर्स, नथिंग टू वेल, नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेज और बिलीव, नथिंग बट वेल एंड फेयर। ये भी मुझे लगता है कि सैमसन एगनेस्टिस की ही लाइन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का इसमें वर्णन दिया है ना, ये बेचारे सैमसन एगनेस्टिस का ही हो सकता है, गरीब आदमी का। ठीक है, तो ये सैमसन एगनेस्टिस का की लाइन्स है। चलिए नेक्स्ट, फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स, करेंगे। आप जानते हैं कि किताबें जो है एब्सोल्युटली डेड थिंग्स नहीं है, कुछ ना कुछ जान होती है उनमें, ये मतलब है। बट डू कंटेन पोटेंसी ऑफ लाइफ, लेकिन उनमें जीवन की पोटेंसी तो होती है। टू बी एज एक्टिव एज द सोल वॉज हुज प्रोजेनी दे आर, टू बी एज एक्टिव एज दैट सोल, वो उतनी ही एक्टिव रहती है जितनी की वो आत्मा थी जिनकी ये प्रोजेनी, मतलब जिन्होंने इनको लिखा है ना, ये किताबें उनको दर्शाती हुई, उनकी आत्मा को दिखाती हुई प्रतीत होती है, बताती हुई प्रतीत होती है। द एबव लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई है, अच्छी लाइन्स है, इनको ध्यान रखिए। ये जो लाइन्स है हमारी, ये भी से एरियोपेजिटिका और लाइसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में पहुंच गए थे अपन। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो एरियोपेजिटिका होगा। ये उन्होंने कब लिखी थी, जब एक लाइसेंसिंग एक्ट पास कर दिया गया था, कहाँ हुई है, इंग्लैंड में। क्या पास किया गया था, लाइसेंसिंग एक्ट, कि अब जो है किताबों को या कुछ भी जो प्रिंट होना है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। तो बस जॉन मिल्टन ने उठाया और पर एरियोपेजिटिका लिखा, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी। चलिए, कब लिखी थी, 1644 में, ध्यान रखिए, बता चुके हैं अपन ऊपर। नेक्स्ट है डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम एंड सो seculated in such pomp dost lie that kings for such a tomb would wish to die. चलिए, व्हाट नीड्स दो सच अ वीक विटनेस ऑफ नेम, ये इतना भी पूछा जाता है, ये बाद वाला इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डियर सन ऑफ मेमोरी से लेकर के दाई नेम तक पूछ सकते हैं, और ये पूरा भी पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ की लाइन्स हैं, कहाँ पर जॉन मिल्टन ने लिखी हैं, तो ये लिखी है ऑन शेक्सपियर, और लिखी भी किसके लिए है, शेक्सपियर के लिए ही लिखी है। तो उनको कहा है कि आपको अपने इस तुच्छ नाम की क्या जरूरत है, बहुत ऐसी बात है कि जो दिल को टच करे और आपको जो है सरप्राइज में डाल देगी, क्या बात कह दी। ये लाइन देखिए आप, वट नीड्स दो, तुम्हें क्या जरूरत है, सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, तुम्हारे इसे तुच्छ नाम की, तुम तो बिना नाम के भी फेमस हो सकते हो। सोचिए, गजब लोग थे भाई। चलिए 47, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जो लाइफ ऑफ मिल्टन है वो लिखी गई है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड,
by any outward touch as the sunbeam. The above lines are taken from, करें कि ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं? क्या ये एरियोपेजिटिका की लाइन है या लाइसिडस की लाइन है? द डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये भाई वो लाइन है हमारी, द डॉक्ट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ये इनका पम्फलेट है एक, जब ये चाहते हैं कि अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दें, लेकिन उनको जो है पोप रोक देते हैं, यानी चर्च बीच में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि आदमी को आज़ाद होना चाहिए कि अगर कोई जीवन साथी उसके कंपेटेबल नहीं है तो उसको छोड़ दे, उससे तलाक ले ले। तो ये बात इसमें इन 5 पंफलेट हैं इनके, जिनको डाइवोर्स ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नन कैन लव फ्रीडम हार्टली, कोई भी फ्रीडम हार्टली प्यार नहीं करता है दिल से, बट गुड मैन, लेकिन सिर्फ अच्छे आदमी। द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम, बाकी तो आज़ादी को प्यार ही नहीं करते हैं, बट लाइसेंस, उनको लाइसेंस जरूर चाहिए। तो लाइसेंस की बात आ गई है, तो शायद ये एरियोपेजिटिका की ही लाइन होगी। इसकी लाइन या क्या लाइसिडस की हो सकती है, या डॉक्ट्रिन, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये देखिए, तो लाइसेंस को देख करके यहाँ पे जो आंसर आया दिमाग में, एरियोपेजिटिका आया। ये हमें ध्यान रखना है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया हो, तो लेकिन जो इसका आंसर असल में है वो क्या है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि हर कोई आदमी को आज़ादी पसंद नहीं है, बल्कि अच्छे लोग आज़ादी पसंद करते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनको सिर्फ लाइसेंस चाहिए। ठीक है, इसमें लिखने का भी सेंस हो सकता है कि लिखने के लिए आज़ादी सबको पसंद है, जिनको नहीं पसंद है उनको लाइसेंस चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोन्ड देन वॉर, पीस हैथ हर विक्ट्रीज, शांति की भी जीत होती है, नो लेस रिनोन्ड देन वॉर, और इसकी भी ख्याति जो है वो किसी युद्ध से कम नहीं होती। यानी जरूरी नहीं कि हर बार जीतने के लिए युद्ध करना पड़े, बल्कि कभी कभी युद्ध जीतने के लिए शांति की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो लाइन्स है हमारी, ये ली गई हैं टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, किसके द्वारा लिखी गई हैं, जॉन मिल्टन के द्वारा। ठीक है भाई, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। तैयारी को मजबूत रखिए, कभी भी आपको पेपर के लिए कॉल आ जाए, आपको बुला लिया जाए, बिल्कुल पूरे हथियारों के साथ तैयार रहिए और जंग में कूद जाइए और वहां से जीत के निकलिए, सीधा सा फार्मूला। ठीक है, और चैनल का नाम अब ध्यान रखिए कि अब इसको हम लोग फॉर्चुनेटो के नाम से जानेंगे, ताकि आपके लक को बदलने में आपकी मदद करे, या जो आपका लक है उसको हासिल करने में मदद करे, दोनों सेंस है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।